नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आपके आईटीआई के सीबीटी एग्जाम होने हैं और फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए हम आपको ये प्रीवियस पेपर ओरिजिनल दिखा रहे हैं। इसमें पूरे 75 क्वेश्चन है। क्यों जान लेना चाहिए? एक तो आपको ये पता लगेगा कि हमारा पेपर आता किस तरीके का है, किस लेवल का है। दूसरा, पेपर में क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। और तीसरा, हमारे सीबीटी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस पेपरों से रिपीट हो जाते हैं। यानी अगर आप ये 75 क्वेश्चन का मॉडल सेट देखते हैं तो इसमें से बहुत सारी संभावना ऐसी भी है कि हमारे पेपर में भी क्वेश्चन इनमें से देखने को मिल जाएं। पूरी पॉइंट टू पॉइंट चीजें बताएंगे। आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब और हम आपको पेपर इस तरह के अपलोड करवाएंगे, क्योंकि हमारे पास 2024 के 2023 के बहुत पेपर है और वो आपको देंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। बस इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन रखो, आपको तुरंत उसका अपडेट मिल जाएगा। 75 क्वेश्चनों के सेट ये हमारा जो है पहला पेपर 30 अगस्त 2024 की सेकंड शिफ्ट का है। आपको पता होगा, नहीं तो मैं बता दूं, पर डे 3 शिफ्ट होती है आपके सीबीटी एग्जाम की। 10-12 दिन पेपर चलता है, लगभग 35-36 पेपर होते हैं। तो हमारे पास काफी पेपर है और हम सीबीटी एग्जाम से पहले ही आपको सारे करवा देंगे। बस आपको चैनल सब्सक्राइब रखना है, नोटिफिकेशन ऑन रखना है। जैसी वीडियो अपलोड होगी तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। लाइव सोलो करवाएंगे तो लाइव करा देंगे। डिटेल एक बार फिर दे दूं, टोटल 75 क्वेश्चन रहेंगे इसमें। ट्रेड थ्योरी के 38 क्वेश्चन, इंजीनियरिंग ड्राइंग के 6 क्वेश्चन, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के 6 क्वेश्चन और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के 25 क्वेश्चन। तो ये रहेंगे आपके टोटल 75 क्वेश्चन और हम एक एक करके इन सबको हल करने वाले हैं। आप लाइक करके हमें मोटिवेट जरूर कीजिए, हमारा हौसला बढ़ाइए। इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, कमेंट भी करें ताकि दोस्तों तक ये चीज पहुंच सके। मैंने इस बच्चे की आईडी एक बार हाइड कर रखी है, तो मैं आपको सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ ले चलता हूं। तो हम आगे बढ़ते हैं सीधा, और प्लीज आप वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो आइए शुरू करते हैं। और वैसे तो देखो आंसर साथ में दे रखे हैं तो ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी हम आपको कारण सहित बताएंगे। कुछ कहीं गलत है तो भी बताएंगे, और जो आप असाइनमेंट या पीडीएफ पढ़ते हैं उसमें किसी भी तरह का सुधार करने की जरूरत है, कुछ चेंजेस करने की जरूरत है, तो वो भी हम आपको इसमें बता देंगे। तो पहला सवाल आपके सामने है, आइए शुरू करते हैं माय डियर। और पूरा क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। क्या पूछ रहे सवाल? यदि सर्पिल रूप में लपेटी गई कॉइल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो किस प्रकार का प्रभाव पैदा होगा? सर्पिल समझते हैं क्या? इंग्लिश में बोलते हैं स्पाइरल। स्पाइरल होती है ये वाली आकृति, जो स्प्रिंग स्प्रिंग की कंडीशन होती है ना वो। तो हम लोग इसे सोलेनोइड बोलते हैं, ध्यान रखना। क्या बोलते हैं? सोलेनोइड बोलते हैं। एक और होती है उसे हेलिक्स बोलते हैं, एक और कोर होती है उसे टोरॉइडल कॉइल बोलते हैं। हमारे कुंडलियों की जो आकृति होती है लगभग 3 ही होती है जो मोस्ट इंपोर्टेंट होती है, सोलेनोइड, टोरॉइडल और हेलिक्स। ये हमारा सोलेनोइड है, ठीक है ना। और सोलेनोइड में जब अपन करंट देंगे या सप्लाई देंगे तो ये क्या करेगी? मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, सीधी सी बात है। मैग्नेटिक फील्ड को चुंबकीय प्रभाव बोलते हैं, यानी इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट बनेगा। केमिकल इफेक्ट किसमें होगा? जो हमारा सेल होता है उसमें। यानी एक पात्र पोर्ट लेंगे, उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा देंगे और एक कोई केमिकल यानी रसायन भर देंगे, तो उसमें जो प्रभाव होगा उसे बोलेंगे केमिकल इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट किस में आएगा? अगर हम एक नाइक्रोम की तार लेंगे और उसे स्पाइरल आकृति में मोड़ देंगे और उसको अगर सप्लाई देंगे तो उसमें हीटिंग इफेक्ट होगा। हीटिंग को ही थर्मल बोलते हैं। तो सी और डी दोनों ऑप्शन एक ही जैसे थे। नए क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए मैं चारों क्वेश्चनों को एक्सप्लेन भी कर रहा हूं। क्या पता एग्जामिनर इस बार आपसे केमिकल इफेक्ट के बारे में सवाल पूछ बैठे। क्वेश्चन बनाने में उसको ज्यादा कोई वक्त नहीं लगता है, तो इसलिए आपको चीजों को याद भी रखना है। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यह कौन परिभाषित करता है कि फ्लक्स घनत्व सदैव चुंबकीय बल से पीछे रह जाता है? शॉर्ट में हम समझाते हैं कि बी एच से सदैव लैग करता है, और इसे हमने कहा है स्ट्रेसिस। तो मैं पूरा बताता हूं, ये मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है। बीएच कर्व पूरी एक क्लास लगाता हूं मैं 40 से 45 मिनट की। ऐप में आपको मिल जाएगा ये कंटेंट अगर आपने लिया था तो। बीएच कर्व मोस्ट फेवरेट टॉपिक है, जहां से चुंबकशीलता वगैरह निकलती है। वास्तव में हिस्टेरेसिस शब्द जो है ना, ये ग्रीक भाषा का एक शब्द था हेस्टिरोज, उससे बना हुआ है। किससे? ग्रीक शब्द हेस्टिरोज। और इस हेस्टिरोज शब्द का मतलब होता है पिछड़ जाना या पीछे रह जाना। इसी को बाद में हमने स्ट्रेसिस बनाया था। स्टेनमेंटज नाम का वैज्ञानिक आया था, उसने फॉर्मूला दिया था। खैर वो सारी डिटेल में आपको बाद में बताऊंगा, अभी खैर जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन आया तो सेम टू सेम इतना ही और ऐसे ही आएगा, तो आप इसे याद जरूर रख लेना। देखो टाइम भले लग जाए इस क्लास में, लेकिन मैं हर एक क्वेश्चन आपके सामने एक्सप्लेन करके रखूंगा। इन क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको चाहिए, प्रैक्टिस आपको अगर करनी है
तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। एप्लीकेशन पर हमने आपके सीबीटी एग्जाम के लिए स्पेशल मॉडल टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाई है, तो वो मॉडल टेस्ट आप ज्वाइन करके प्रैक्टिस कीजिए, ताकि नया सवाल आपके सामने आए तो आप उनको अटेंड कैसे करेंगे आपको भी पता लगे। तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा, ऐप डाउनलोड कर लो, सीबीटी एग्जाम का सेक्शन आएगा और उसमें इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के नाम से मिल जाएगी। उसमें ये सारे के सारे प्रीवियस पेपर भी अपलोड है, इनको आप पढ़ सकते हैं। 75 क्वेश्चंस के मॉडल सेट भी है और चारों सब्जेक्ट के अलग अलग मॉडल सेट भी वहां पर अवेलेबल है, तो आप उनको अटेंड कर सकते हैं, जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इस वीडियो को आपने लाइक कर दिया क्या? इतनी डिटेल से बता रहे हैं तो प्लीज एक लाइक तो बनता है, बिना लाइक के नहीं जाएंगे, बहुत मेहनत लगती है और आप छोटा सा अप्रिसिएशन मांग रहे हैं। सवाल पर आइए। वायरिंग इंस्टॉलेशन में सिस्टम अर्थिंग का उपयोग कहाँ करते हैं? अपने होती है दो तरह की अर्थिंग, एक होती है सिस्टम अर्थिंग, दूसरी को बोलते हैं इक्विपमेंट अर्थिंग यानी उपकरण अर्थिंग, ठीक है ना। सिस्टम अर्थिंग में न्यूट्रल को अर्थ किया जाता है, जबकि उपकरण अर्थ में धात्विक बॉडी को अर्थ किया जाता है। जैसे ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग को अर्थ बॉडी को अर्थ कर दिया, घर में फ्रिज की बॉडी को अर्थ कर दिया, तो वो उपकरण अर्थिंग है। न्यूट्रल अर्थ कहाँ करते हैं? जनरेटर पर, ट्रांसफार्मर पर, अल्टरनेटर पर, यानी सब स्टेशनों पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, डेल्टा स्टार में जुड़ा हुआ है ना, तो इसके स्टार पॉइंट को हम हमेशा ग्राउंड करके रखते हैं, ये सिस्टम अर्थिंग कहलाता है। इक्विपमेंट अर्थिंग कौन है? घर में फ्रिज को, कूलर को, प्रेस को हम लोग जो अर्थ करके रखते हैं वो उपकरण अर्थिंग कहलाती है। यानी अगर डोमेस्टिक वायरिंग में अर्थिंग की बात करें तो वो उपकरण अर्थिंग है। बड़ा अच्छा सवाल मुझे लगा, याद रखना। एक भाई ये डायग्राम वाले जितने भी क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पढ़ेंगे आराम से, करेंगे आराम से। ये जो है ना, इसका नाम है ड्राई रीड रिले। आपके फर्स्ट ईयर में रिले के 3 डायग्राम है और तीनों आते हैं। एक वो ऐसे आयताकार बॉक्स बना करके आया हुआ है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले है, ये रीड रिले है। पूरा बोलो तो ड्राई रीड बोलना, ड्राई रीड रिले, यानी शुष्क ऑपरेटिव होती है। कोई किसी तरह का आर्क क्विंचिंग मीडिया, आर्क समन के लिए कोई तेल, वैक्यूम कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। पोटेंशियल फ्री कॉन्टेक्ट होते हैं इसके अंदर। रीड का मतलब होता है पत्ती होती है, रीड यहाँ पढ़ने वाला नहीं है, लोहे की पत्तियां होती है जो मेक और ब्रेक करती है, कॉइल जब मैग्नेटाइज होती है तो। याद रहेगा ना क्वेश्चन, छोड़ना मत भाई। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? आरएलसी सर्किट में इंपीडेंस गणना करने का सही सूत्र क्या है यदि प्रेरणिक प्रतिघात धारितीय प्रतिघात से कम है? अब सुनना यहाँ ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई है इसने। मैं आपको पहले फॉर्मूला बताता हूँ, ध्यान से सुनो। अगर आर एल सर्किट है ना, तो जेड ज्ञात करने के लिए आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल स्क्वेयर लगता है। अगर आर सी सर्किट है तो आर स्क्वेयर प्लस एक्स सी की होल स्क्वेयर लगता है, लेकिन आर एल सी है तो 2 बनते हैं। जैसा कि इसने कहा है कि एक्स एल एक्स सी से कम है, तो ध्यान रखना जो ज्यादा होता है ना वो पहले लिखा जाता है, तब फॉर्मूला लगता है आर स्क्वेयर प्लस एक्स सी। लिख ही दिया स्पष्ट, कम ज्यादा का तो माइनस का निशान लगाएंगे, नहीं तो होल स्क्वेयर लगाते हैं, ठीक है ना, और सार्वनुपात वाला निशान लगाते हैं। तो अब तो ये बनेगा, लेकिन अगर बाई चांस एक्स एल एक्स सी से ज्यादा होता ना, तब आपका फॉर्मूला बनता बी। ध्यान से सुनो, कंफ्यूज कर सकता है। आर एल सी में अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ हो, तब फॉर्मूला लगता है सार्वनुपात वाला निशान लगा करके। ये निशान लगाते हैं जब एक्सएल और एक्स सी में नहीं बताया हुआ हो कि कौन मोर देना है और कौन लेस देना है। तो ये स्क्रीनशॉट ले लो, तीनों डायग्राम तीनों सर्किट के लिए ये होता है, एक्सएल एक्स सी हो तो ये होगा, और इस आंसर को तब करना है। अब देखो यहाँ पर उसने क्या कहा है क्लियरली कि एक्सएल का मान कम और एक्स सी ज्यादा है, तो एक्स सी पहले रखेंगे, यानी आर स्क्वेयर प्लस एक्स सी माइनस एक्सएल की होल स्क्वेयर और फिर पूरे का अंडर। अब इस फॉर्मूले को दोबारा पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, स्क्रीनशॉट लो इसका। पता हो क्यों? क्योंकि एक पेपर में आर एक्सएल एक्स सी तीनों का मान देकर आपसे इंपीडेंस पूछ रहा है वो। अगर फॉर्मूला याद है तभी करोगे ना। और मैं बार बार बोलता आया हूं, आपके पेपरों में तो ऐसा भी होता है कि एक ही क्वेश्चन 2 बार आ जाता है। कैसे गुरुजी? एक में वो फॉर्मूला पूछ लेता है, एक आगे न्यूमेरिकल दे बैठता है। एक सीरीज में आर एल सी जुड़ा हुआ सर्किट डायग्राम देकर के पूछा कि इसकी इंपीडेंस बताओ कितनी है। बहुत बढ़िया टॉपिक है और बहुत शानदार टॉपिक है। आरएलसी वगैरह पढ़ाने में तो हमें इंटरेस्ट भी बहुत आता है, और जो बच्चे ऐप में पूरे साल हमारे साथ जुड़े थे शायद वो बहुत अच्छे से इसको समझ भी पाए होंगे। आओ अगले क्वेश्चन की तरफ।
क्या कह रहा है, टेनन सा के कुंद दांतों को तेज करने के लिए किस फाइल यानी रेती का उपयोग करते हैं। टेनन सा होती है, टेनन सा, वुड सा और हेक्सा, ये मेटल और लकड़ियां काटने के लिए जो हम काम में लेते हैं वो। कुंद दांतों का मतलब है दांते उसके शार्प नहीं है, यानी ये जो दांतों की कंडीशन थी ना, टीथ की कंडीशन, वो ये हो गई है घिस घिस करके। अब इसको वापस तीखे करने हैं। सीधी सी बात है, जो टीथ की शार्पनेस होती है वो त्रिभुज की आकृति में होती है। फिर इसके लिए जो फाइल लेंगे वो भी त्रिभुज की आकृति, ट्राइएंगल की आकृति, त्रिकोण की आकृति होगी। इसलिए हम ट्राइएंगल फाइल यानी त्रिकोणीय फाइल का इस्तेमाल करेंगे। बताओ सवाल समझ में आया क्या, क्वेश्चन समझ में आया क्या? नॉर्मल क्वेश्चन है, आएंगे इसी तरह के, भूलना नहीं है एक भी क्वेश्चन। प्रैक्टिस आपको करनी है क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, आपने पढ़ा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट। सवाल पर आइए, एसी सर्किट में रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला क्या है? देखो अपने एसी में एक त्रिभुज बनता है, आपको कॉलेज में पता नहीं कितना प्रॉपर आपको बताया गया है, लेकिन मैं एक बार फिर बताता हूँ। इसे एसी पावर त्रिभुज के नाम से जानते हैं। यहाँ होती है वास्तविक शक्ति, यहाँ होती है आभासी शक्ति, और यहाँ होती है प्रतिघाती शक्ति। ये इन तीनों की इकाइयां हैं। अगर एग्जामिनर चाहें तो इनको ज्यादा बड़ी कर सकता है, किलोवाट, केवीए और केवीएआर। अब ये एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है, यानी अगर इसमें फॉर्मूले की बात करें तो ये भी बन जाता है। तो एक क्वेश्चन जो मैं क्लास में करवा चुका हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर हमने क्लासेज आपको पहले दी हुई है, इस वीडियो की प्लेलिस्ट में जाइए, वो सारी क्लास भी अटेंड करें, क्योंकि उन इस तरह के क्वेश्चन पर वहां अपन डिटेल से बात कर चुके हैं, वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे एक में क्या किया था उसने, केवीएआर और केवीए देकर किलोवाट पूछ लिया, हो सकता है किलोवाट और केवीआर देकर केवीए पूछे, हो सकता है केवीए और किलोवाट देकर केवीएआर पूछे। तो इस डायग्राम को बहुत अच्छे से पढ़ना है। दरअसल अब हम शक्तियों को लेते कैसे हैं फिर, है ना, आपको यही ध्यान रखना है। तो ये होता है P, ये होता है Q और ये होता है S। पावर को लिखने का तरीका है। अब इन्होंने तो यहाँ आपके लिए थोड़ा तरीका आसान कर दिया, और रिएक्टिव पावर के लिए PR लिख दिया इन्होंने, तो कोई बात नहीं। रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला VI sin थीटा होता है, ठीक है ना। इसको Q लिखो, ज्यादा सही रहेगा, P से नहीं दर्शाते, क्योंकि बाद में कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करोगे तो परेशान हो जाओगे, सवाल आता है पेपर में। P बराबर हमेशा VI cos फाई होता है, ये ध्यान रखना, और S बराबर ओनली VI होता है। ये इन तीनों पावर का फॉर्मूला है, स्क्रीनशॉट ले लो किसी को लेना है तो। बहुत अच्छा सवाल है। VI sin थीटा आएगा, रिएक्टिव का है। अगर एक्टिव यानी सक्रिय शक्ति के बारे में पूछे तो ये करना है, और आभासी शक्ति यानी अपरेंट पावर के बारे में पूछे तो ये करना है। बताओ तीनों समझ में आए क्या? पूरे साल भर ITI नहीं गए थे ना, तो भी चिंता मत करो, बस जो हम बता रहे हैं ना वो पढ़ लो थोड़ा। वास्तविक शक्ति, वास्तविक शक्ति को हिंदी में सक्रिय शक्ति भी बोलते हैं। टाइम लगेगा मेरे दोस्त, मैं वो नहीं हूं कि आपको ये 75 क्वेश्चन 20 मिनट में करवा दूं, नहीं भाई, समय लगेगा। इस वीडियो को पूरा टाइम दो, लेकिन इस वीडियो से सीखोगे बहुत कुछ, ये मेरी गारंटी है। लाइक करने को मजबूर हो जाओगे, 5 7 10 क्वेश्चन पढ़ोगे तो उसके बाद कहोगे हाँ यार बंदे ने कराई तो चीजें दमदार है। इतनी डिटेल से अगर पहले पढ़ चुके होते तो बहुत कुछ कर बैठते। आइए अगले सवाल पर। ट्रांसफार्मर में बकोल्ज रिले के शीर्ष में फ्लोट स्विच का कार्य क्या है? पहले तो देखो बकोल्ज रिले लगती क्यों है। तो बकोल्ज रिले एकमात्र ऐसी रिले है जो केवल और केवल ट्रांसफार्मर की प्रोटेक्शन के लिए काम में आती है। ये मोटर जनरेटर में कभी नहीं लगती, जबकि ओवरलोड रिले, अर्थ फॉल्ट रिले मोटर में भी लगती है, जनरेटर में भी लग जाती है। गैस एक्चुएटेड रिले है, ऑयल कूलिंग ट्रांसफार्मर में ही लगेगी हमेशा, और किसी में नहीं। तो जब ट्रांसफार्मर ऑयल जो है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है तो ये क्या करता है, जो टॉप फ्लोट होता है ना, वो इस रिले को ऑपरेट करवाता है। तो ये रिले उस बाद में ट्रिपिंग की कमांड देती है और ब्रेकर ट्रिप हो जाता है लोड पर, जो ओवरलोड हो रहा था। एक्टिवेट एट ओवरलोडिंग कंडीशन, ओवरलोडिंग कंडीशन में ये उस सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है जो ट्रिप होना था या जिसको ओवरलोड के कारण फॉल्ट आ सकता था। तो ये एक तरह से सुरक्षा युक्ति है और ट्रांसफार्मर को बचाव करती है। भाई उत्तर आपको सामने दिख रहे हैं, लेकिन जिस दमखम के साथ हम बता रहे हैं ना, शायद आपको समझ में भी आ रहा होगा बहुत अच्छे से। मुझे तो लाइक्स आएंगे तो पता लगेगा कि हाँ इतने बच्चों को ये क्लास पसंद आई। थोड़ा जल्दी चलते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ो। व्यवसायिक उद्देश्य के लिए स्थायी चुंबक बनाने की कौन सी विधि काम में लेते हैं? कमर्शियल पर्पज। देखो चुंबक बनाने की 3 विधियां हैं, टच मेथड, धारा विधि और प्रेरण विधि। तो जो प्रेरण विधि है ना,
ये व्यावसायिक रूप से चुंबक बनाने की विधि है, जबकि ये आपके लोकल लेवल पर है टच विधि जो होती है, क्योंकि इससे स्ट्रॉन्ग मैग्नेट नहीं बनता। ये मजबूत चुंबक बनाने की विधि है, इसलिए हम प्रेरण विधि का इस्तेमाल करते हैं, इस मेथड को अपनाते हैं। 10वां सवाल, स्टार कनेक्शन में फेज करंट का मान 20 एम्पियर है तो लाइन करंट कितनी है? देखो भाई, स्टार डेल्टा दोनों का ही याद रखना, एक से काम नहीं चलेगा। और कम से कम यहाँ 4 बातें, लाइन वोल्टेज, लाइन करंट, लाइन वोल्टेज, फेज वोल्टेज, लाइन करंट, फेज करंट याद रखना। तो स्टार में लाइन करंट और फेज करंट बराबर होती है, पहला पॉइंट ये ध्यान में रखो। तो डेल्टा में लाइन करंट फेज करंट से √3 गुना ज्यादा होती है, ये भी ध्यान रखो। एग्जामिनर का क्या भरोसा भाई, अब की बार ये पूछ बैठे, अब वो चेंज करने लग गए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन हर बार की तरह नहीं आ रहे हैं, बदल दिया है पैटर्न। फिर स्टार डेल्टा में आते हैं, तो डेल्टा में वोल्टेज, फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज दोनों बराबर होते हैं, जबकि स्टार में लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज से √3 गुना अधिक होता है। ये 4 बातें आपको पता है, पता होनी भी चाहिए, और फिर स्क्रीनशॉट ले लो और याद कर लो मेरे दोस्त, लाइफ टाइम काम आने वाली चीजें हैं, हर जगह जरूरत पड़ेगी आपको। अगले साल सेकेंड ईयर में हो जाओगे, 3 फेज इंडक्शन मोटर पढ़ोगे, 3 फेज इंडक्शन मोटर स्टार डेल्टा में ही चलती है, फिर काम आना है वहां पर। ये टॉपिक अच्छा है, सजेशन यही है कि याद करो इसको। अब यहाँ देखो, फेज करंट 20 एम्पियर है तो लाइन करंट बी कितनी होगी? 20 एम्पियर ही होगी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर ये क्वेश्चन डेल्टा के लिए होता तब आपका फेज करंट 20 एम्पियर है ना, तो लाइन करंट 20 इंटू 1.732 यानी लगभग 34.68 के आसपास होता। बताओ बात समझ में आई क्या? ये आपका ऑप्शन था, और मैं देख लेता हूँ आपने कितने लाइक किए भाई यहाँ पर, ठीक है ना। तो सिंपल क्वेश्चन है, बट याद रह जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है, और याद रखना भी पड़ेगा भाई। ऐसे क्वेश्चन अगर याद नहीं रहेंगे तो फिर वहां नंबर मिलेगा कैसे? आओ अगले सवाल पर। घरेलू इंस्टॉलेशन में लचीली डोरियों का उपयोग कहाँ किया जाता है? लचीली डोरियों को इंग्लिश में बोलते हैं फ्लेक्सिबल कॉर्ड। फ्लेक्सिबल कॉर्ड का मतलब है फ्लेक्सिबल केबल। आपने अपने जितने भी अप्लायंसेज है, लाइक टेबल फैन, प्रेस, कूलर, तो ये सब जो है ना, इनको बोलते हैं अपन पोर्टेबल इक्विपमेंट। क्या बोलते हैं? सचल उपकरण। इन पोर्टेबल उपकरणों को सप्लाई देने के लिए हमेशा हम फ्लेक्सिबल कॉर्ड का ही इस्तेमाल करते हैं या केबल का इस्तेमाल करते हैं। जो फिक्स चीज होती है ना, वहां अपन हार्डवायर भी लगा सकते हैं, मतलब कठोर तारें भी लगा सकते हैं, वहां पर फ्लेक्सिबल वायरिंग की अपन को जरूरत नहीं है। कंसील्ड वायरिंग में तो खास तौर से हार्ड वायर लगती है, क्योंकि तार को गुजारना पाइप में से आसान हो जाता है। हालांकि इसके लिए जीआई की एक तार लेते हैं और उसे फिश वायर बोला जाता है, ध्यान रखना। अगले इस सवाल पर आइए। इस डायग्राम को तो थोड़ा और अच्छे से भी पढ़ लो, मैं साइड में हो जाता हूँ अगर आप कहो तो। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसका आपके फर्स्ट ईयर में प्रैक्टिकल भी आ जाता है। आपको कहेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक फैन रेगुलेटर का सर्किट डायग्राम बनाकर दिखाइए, तो मैं तो चाहता हूं कि इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट भी ले लो। वैसे तो फर्स्ट ईयर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने आपको उस पर वीडियो दिया हुआ है प्रैक्टिकल का, जरूर देखना समय निकाल कर। प्रैक्टिकल की कॉपी कैसे लिखनी है वो भी बता चुके हैं, तो देखना जरूर। अब इसकी देखो पहचान क्या है। यहाँ पर लगा हुआ है फैन, देखो ये जो है ना, ये हमारे फैन का सिंबल होता है, और यहाँ पर लगा हुआ है ट्रायक, मेन टर्मिनल 1, मेन टर्मिनल 2 और गेट नाम का सिरा है। ये लगा हुआ है डायक। डायक इस ट्रायक की ट्रिगरिंग के लिए होता है। तो ये ट्रायक जो है इसकी स्पीड कंट्रोल करता है फैन की। तो ये जो डायग्राम है ये इलेक्ट्रॉनिक फैन रेगुलेटर है। अब इंपॉर्टेंट चीज देखो, इसरो ने टेक्नीशियन का पेपर लिया 2024 में। सवाल पूछा, इलेक्ट्रॉनिक फैन रेगुलेटर में निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस काम में लेते हैं? आईजीबीटी, एफईटी, बीजेटी और ट्राइक, ऐसे ऑप्शन दिए। देखो तो ट्राइक काम में लेते हैं। आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में आ चुका है बार बार कि इलेक्ट्रॉनिक फैन रेगुलेटर का डायग्राम बनाकर दिखाइए। तो समस्या क्या है गुरुजी, बना देंगे ना? अब की बार पूछेगा तो बना दोगे ना सारे? आ जाओ अगले सवाल पर। चल कुंडली, चल कुंडली को इंग्लिश में बोलते हैं मूविंग कॉइल, और वैसे पूरा नाम होता है पीएमएमसी, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। वो कहता है कि इसका जो उपकरण है उसमें नरम लोहे की कोर क्यों लगाते हैं अपन? इसमें यू टाइप की कोर लगाते हैं अपन, ऐसे याद है ना, पढ़ा है ना। इसके बीच में कॉइल होती है। देखो, लोहे की कोर लगाने से ये मतलब कंपैरिजन करवा रहा है कि एयर कोर की जगह अपन ने आयरन कोर क्यों काम में ली। तो शायद आपको उसमें
इंडक्टर जो प्रेरित्र जो टॉपिक है उसमें बताया होगा, अपन आयरन कोर, फेराइट कोर और एयर कोर, तीन तरह की कोर पढ़ते हैं। वायु का रिलक्टेंस यानी प्रतिष्ठंभ ज्यादा होता है, इसलिए इसका एमएमएफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स कम होता है। मजबूत चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करने के लिए लोहे कोर लगाते हैं, क्योंकि इससे फ्लक्स यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होता है, सब उसमें एक समान रूप से फैलता है। वायु अंतराल में चुंबकीय फ्लक्स का एक समान रूप से वितरण करना। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। वैसे ये चीजें जब आप थोड़े से और आगे बढ़ जाओगे ना, तब बड़ा काम में आएगा कि यार ये चीजें देखो हमने कहाँ पढ़ी थी, आज काम आ रही है। थोड़ा मेहनत से पढ़ लो। बैटरी चार्जर में फाइन सिलेक्टर स्विच लगता है, उसका काम क्या है? ये रहा फाइन सिलेक्टर स्विच, जो सेकेंडरी साइड में हमारा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, उस ट्रांसफार्मर को टेपिंग कर रहा है। तो फिर सीधी सी बात है कि टेपिंग से यहाँ पर हम टर्न सेलेक्ट करते हैं। ट्रांसफार्मर में इंड्यूस ईएमएफ टर्न पर डिपेंड करेगा, और ईएमएफ से ही हमारे बैटरी की चार्जिंग की करंट डिसाइड होगी, क्योंकि आगे देखो ब्रिज रेक्टिफायर लगा रखा है। रेक्टिफायर इस एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा और आगे हम यहाँ पर बैटरी को चार्ज करेंगे। तो ये यहाँ पर चार्जिंग करंट कंट्रोल करने के लिए लगता है। ठीक, सिलेक्शन ऑफ करंट रेटिंग, धारा रेटिंग का चुनाव करने के लिए, यानी हमें किस रेटिंग पर बैटरी को, किस रेटिंग पर सेल को चार्ज करना है। क्लियर है फंडा? सवाल समझ में तो आ ही रहा होगा ना सबको? मैं तो ये मानकर चल रहा हूँ कि समझ में आ रहा है। बता देना भाई आराम से, कोई भी क्वेश्चन शायद दोबारा कराने की जरूरत नहीं है, इतना डीपली समझा रहे हैं, समझ में आ ही रहा है। अगला सवाल देखो, फेज सीक्वेंस मीटर का उद्देश्य क्या है? फेज सीक्वेंस मीटर कब लगता है? जब हम दो अल्टरनेटर को समांतर में जोड़ते हैं तब। मेरा सवाल आपसे ये है कि अल्टरनेटर के समांतर प्रचालन की शर्तें क्या है? तीन शर्तें हैं गुरुजी, याद है क्या? सबसे पहला है फेज क्रम समान होना चाहिए, आर वाई बी है तो आर वाई बी ही होना चाहिए, नहीं तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। दूसरा है टर्मिनल वोल्टेज सेम हो, और तीसरा है फ्रीक्वेंसी सेम हो। तो जनरली क्या होता है कि फेज क्रम और टर्मिनल वोल्टेज तो सेम ही रहते हैं, फ्रीक्वेंसी सेट करानी होती है, इसके लिए सिंक्रोस्कोप काम में लेते हैं। तो फेज सीक्वेंस इंडिकेटर का प्रैक्टिकल वैसे लोकल लेवल पर इस्तेमाल होता है, बड़े लेवल पर नहीं। तो ये टू इंडिकेट द फेज सीक्वेंस, फेज क्रम दर्शाने के लिए होता है। जब दो थ्री फेज सिस्टम को समांतर में जोड़ना हो तो उनका फेज क्रम हमें चेक करना होता है। आ रहा है ना समझ में? चलिए अगला सवाल, ये मैं करवा भी चुका हूं, जो हमारी 15 नंबर क्लास हुई थी उसमें हो चुका है। चार लैंप नियंत्रित करने के लिए गोदाम वायरिंग सर्किट में न्यूनतम कितने टू वे स्विच लगेंगे? ध्यान से सुनना। गोदाम वायरिंग में क्या होता है, जितने लैंप उतने स्विच, टोटल की बात कर रहा हूं। लेकिन एक जो पहला स्विच होता है वो हमेशा हमेशा वन वे होता है, बाकी सारे के सारे टू वे होते हैं, शेष सभी टू वे स्विच होते हैं। अब हमारे यहाँ पर टोटल चार लैंप है, तो हमारे स्विच भी कितने होंगे? चार। एक स्विच होगा वन वे, तो तीन स्विच कैसे होंगे? टू वे। बताओ सवाल समझ में आया क्या? पॉइंट समझ में आया क्या? मान लीजिए गोदाम वायरिंग में 5 लैंप कंट्रोल करने हैं, तो कितने टू वे होंगे? यानी देसी भाषा में याद रख लो, जितने लैंप कंट्रोल करने हैं उससे एक कम उतने टू वे होंगे। फॉर एग्जाम्पल 10 लैंप कंट्रोल करने हैं तो 9 टू वे होंगे, 50 लैंप कंट्रोल करने हैं तो 49 टू वे स्विच होंगे। पहला स्विच सदैव वन वे होता है, बाकी सभी टू वे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल्डरिंग में ठंडे सोल्डर के दोष का कारण क्या है? सोल्डर ठंडा है, सोल्डर ठंडा तब होगा जब अनसफिशिएंट हीट हो, यानी उसे पूरी गर्मी नहीं मिल रही। सोल्डरिंग आयरन कम क्षमता का है, बड़ा सोल्डरिंग आयरन यूज करो। जैसे आपको लगाना था सोल्डरिंग आयरन 35 वाट का, हम वो यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक वाला 5 वाट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहनों की बॉडी मरम्मत करने के लिए सोल्डरिंग की कौन सी विधि का इस्तेमाल करते हैं? वाहनों की बॉडी के लिए हमें चाहिए बड़ी मात्रा में सोल्डरिंग, लाइक वेल्डिंग जैसा काम। तो उसके लिए फिर आती है ज्वाला सोल्डरिंग, वो बॉक्स सा भर के ऊपर डाल देते हैं ऐसे, है ना, सोल्डरिंग विद फ्लेम। अच्छे क्वेश्चन है, पढ़ लो। सोल्डरिंग की टोटल 5 विधियां होती है, 500 याद रखना। टेम्परेचर कंट्रोल सोल्डरिंग, गन सोल्डरिंग, डिप सोल्डरिंग, फ्लेम सोल्डरिंग। अगला सवाल, कौन सी मात्रा मल्टीमीटर से सीधे मापने में असमर्थ है? मल्टीमीटर सीधा किसको नहीं नापेगा? मल्टीमीटर वोल्टेज नाप देता है, करंट को भी नाप देता है, शक्ति का मापन सीधे नहीं करता। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन पूछा है इन्होंने।
ये इतना आसान क्वेश्चन है जिसकी हमें सख्त जरूरत भी है, ये आना चाहिए क्वेश्चन पेपर में, आ भी सकता है। पढ़ लो अच्छे से, इनमें से एक भी प्रश्न आपका छूटना नहीं चाहिए। और जो मैं बोलकर बताता आया हूं हमेशा, एक क्वेश्चन मैग्नेट और इलेक्ट्रिकल सर्किट में समरूप का पूछा ही जाएगा, तो सारे ही याद रख लो। क्या पूछ रहा है? विद्युतीय चालकता चुंबक में तो ये परमियंस के बराबर होती है, रिलक्टिविटी तो ये रेजिस्टिविटी के समान हो जाएगी। किसकी? रेजिस्टिविटी। परमेबिलिटी जो आपकी चुंबकशीलता है तो ये परमिटिविटी यानी विद्युतशीलता के समान हो जाएगी। रिलक्टेंस तो ये रेजिस्टेंस के समान हो जाएगा, है ना। एमएमएफ तो ईएमएफ, करंट तो फ्लक्स। ऐसे कुछ याद रख लो, जरूरी है। लेकिन अभी आप इसके लिए डायरेक्ट वाला ये क्वेश्चन ही याद रखो ताकि आपको प्रॉपर तरीके से याद रहे, क्योंकि ज्यादा चांस यही रहेंगे कि क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। अगर नए बनते हैं तो मैं साथ में एक्स्ट्रा आपको बताता जा रहा हूं। अंडरग्राउंड केबल आपको दिखाई, ये बेल्टेड केबल का प्रकार है, और ये जो एक्स से चिन्हित भाग है ना, इस भाग का नाम पूछ रहा है। तो ये पार्ट है आपका लेड शीथ। लेड शीथ मतलब शीशे का कवर। दरअसल हम जो केबलें काम में लेते हैं ना, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट केबल है पिल्कस्टा केबल मान लीजिए, या पिल्क डटा बोलते हैं। पूरा नाम होता है पेपर इंसुलेटेड, यानी कागज का इंसुलेशन होता है। इम्प्रेग्नेटेड पेपर बोलते हैं, अंतर्भरित कागज होता है। लेड कवर्ड शीशे की कवरिंग होती है। सिंगल टेपिंग आर्मर, आर्मर्ड की टेपिंग होती है। अब डबल भी हो सकती है, सिंगल भी हो सकती है। तो अगर यहां से हम चले ना, तो ये 3 कोर है जो ऐसे दिखा रहा है। ये थोड़ा डार्क है इसलिए साफ नजर नहीं आ रहा। तो ये तो हो गया कोर, इनके ऊपर हो गया इंसुलेशन, इंसुलेशन के ऊपर एक हो गया संयुक्त इंसुलेशन, और उसके ऊपर आ गया लेड शीथ। यानी पेपरों के इसके केबल के भाग को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं, पता नहीं आपने आज तक पढ़ा कि नहीं, सिम्बास लिखते हैं। कोर, इंसुलेशन, मेटालिक शीथ, बेडिंग, आर्मर्ड, सर्विंग। ठीक है ना। लग रहा होगा कि गुरुजी फटाफट बोल चुके हो, आप समझ में आया कि नहीं, तो वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख लेना, समझ आ जाएगा। फ्लैशर की करंट कैपेसिटी आपको इन्होंने दिखाई है, ठीक है ना। कितनी है? एक लाइन में ये यहाँ पर लगा हुआ है। फ्लैशर हमेशा एनटीसी होता है, ध्यान रखना, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। ये एक लाइन 100 मिली एम्पियर की है। तीनों लाइन कैसे लगी हुई है बताओ? समांतर में ना। इसका मतलब ये जो फ्लैशर लगेगा वो 300 मिली एम्पियर रेंज का लगेगा कि नहीं लगेगा बताओ? बेसिक सी बात है आप सभी के लिए। मैं थोड़ा इसकी माइक की तरफ देख रहा हूँ, ये डिस्चार्ज नहीं हो जाए, कहीं लंबी क्लास चलती है ना तो डिस्चार्ज हो जाता है। तो ये 300 मिली एम्पियर का होगा, ठीक है ना। कितने का होगा? 300 मिली एम्पियर का लगेगा। 3 लाइनें हैं। अगर अब की बार अगर वो एग्जामिनर चेंज करना चाहे और 4 करके दे दे तो 400 मिली एम्पियर कर देना, क्या फर्क पड़ेगा? अगला सवाल देखो, वो कह रहा है कि ये स्विच कैसा है। देखो भाई, ये 1 वे स्विच होता है, ठीक है ना। ये आपका 2 वे स्विच होता है, और 4 पोजीशन दिखा दी तो ये इंटरमीडिएट स्विच हो गया, क्योंकि इंटरमीडिएट में 4 टर्मिनल होते हैं एक तरह से पोजीशन दिखाने के लिए। तो मुझे लगता है ये पर्याप्त है आपके लिए। चेंज हो जाएगा तो बाद में और वो भी चलेगा, ठीक है। याद रख लेना इसका, 1 वे 2 वे उन दोनों का अगर आ जाए तो वो भी आपको कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। डिजिटल घड़ी में सामान्यतः कौन सा सेल होता है? डिजिटल घड़ी में मरकरी सेल होता है, और हम लोग इसे बटन सेल भी बोलते हैं, और ये मैं आपको क्लास में भी क्वेश्चन करवा चुका हूँ, ठीक है ना। अब से पहले ये क्वेश्चन जब अपन ने क्लास में किया था तो वो भी आया था। देखिए माय डियर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक फॉर्मूला लिखा रहा हूँ, रट लो इसे, याद कर लो। डीसी वाले हैं, इसमें से तो न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा। अगर इसमें से नहीं आएगा तो किस में से आएगा फिर, है ना। 100 वाट 250 वोल्ट रेटिंग वाले बल्ब का गर्म प्रतिरोध कितना होगा? ध्यान से सुनना, हम जो कैलकुलेशन से रेजिस्टेंस निकालते हैं ना, वो हमेशा गर्म प्रतिरोधी होता है। ठंडा प्रतिरोध मेजर करके लिया जाता है। बल्ब के ठंडे और गर्म प्रतिरोध में फर्क होगा, इसलिए फर्क होगा क्योंकि ये पीटीसी है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है। लगभग 10 से 12 गुना का फर्क होता है ठंडे और गर्म प्रतिरोध में, एक लैंप के में। तो लैंप का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है V²/P, यानी दिए गए वोल्टेज का वर्ग करो और उसमें पावर का भाग दे दो, ठीक है ना। कैलकुलेशन करके मिलान करो, उत्तर आएगा 625 ओम। लेकिन वो पेपर में एग्जामिनर का क्या भरोसा, सवाल बदल करके भी तो दे सकता है ना। मेरा सवाल आपसे ये है, मुझे कमेंट करके बताना आप जब ये क्लास कंप्लीट हो जाए तो। पहला सवाल तो मेरा ये है कि 100 वाट और 220 वोल्ट वाले लैंप का रेजिस्टेंस कितना होगा। दूसरा सवाल ये है,
200 वाट और 250 वोल्ट वाले लैंप का रेजिस्टेंस कितना होगा? दो क्वेश्चन है, यहां से आपने पर कर लिया। इसके बाद में इन दोनों क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो फटाफट से और वीडियो में कमेंट करके बताना है जब कंप्लीट हो जाए तो। अभी लाइव क्लास में नहीं, ये जो चल रही है इसको चलने दो, क्लास कंप्लीट हो जाए उसके बाद। और सबसे पहले जो फॉर्मूले सही लिखेगा उसके कमेंट को मैं पिन भी करवा दूंगा। अगला सवाल, ऑटो ट्रांसफॉर्मर में किस प्रकार का ईएमएफ होता है? देखो, हमारे जो ईएमएफ उत्पन्न होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक को बोलते हैं स्टैटिक इंड्यूस ईएमएफ और एक को बोलते हैं डायनेमिक। डायनेमिक यानी गतिज। तो ये वाला जो है ना गतिज वाला, ये तो होता है एसी और डीसी जनरेटर में। डीसी जनरेटर हो या अल्टरनेटर हो, उसमें गतिज ईएमएफ होता है। ये वाला होता है हमारा जो दो वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर होता है उसमें, और थ्री फेज की इंडक्शन मोटर में। लेकिन ऑटो ट्रांसफार्मर में तो एक ही वाइंडिंग होती है और किसी एक ही कुंडली में जो खुद में प्रेरित ईएमएफ होता है उसे सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ कहा जाता है। क्या बोलते हैं? सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ। और लेंज नियम का यह अनुपालन करता है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन भी है, थोड़ा जल्दी कर लेते हैं, कोई ज्यादा लंबा छोड़ा है नहीं शायद, मुझे लगता है सबको इजीली समझ में भी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यदि टर्न के बीच दूरी बढ़ती है तो प्रेरकत्व का मान क्या होगा, इंडक्टेंस का मान क्या होगा? देखो, जो इंडक्टेंस है ना वो टर्न की संख्या पर समानुपाती है। एक में 100 टर्न, एक में 200 टर्न है तो 200 टर्न वाले में डबल होगा। टर्न के बीच जो गैप होता है ना उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे इस टर्न वाले में ज्यादा होगा, इस टर्न वाले में कम होगा। यानी अगर दूरी बढ़ती है तो इंडक्टेंस घटता है। अब आपकी जो नेमी असाइनमेंट आंसर की है ना उसमें ये गलत है, उसने उसका उल्टा कर रखा है। दूरी बढ़ेगी तो उसने कर दिया कि बढ़ेगा, तो गलत हो गया ना। ये देखो, ये इस बच्चे ने किया भी है। आप जब असाइनमेंट में से चीजें पढ़ करके जाते हैं तो गलत हो जाता है। ये देखो, चूज एन आंसर, चूज एन ऑप्शन, ये बच्चे के द्वारा चूज किया गया ना वो है, और ये एक्चुअल में आंसर जो था वो है। सही आंसर क्या था? तो आपको इसी ऑप्शन के साथ जाना है, पूरा पढ़ना है। जिसमें टर्न ज्यादा उसमें ज्यादा, जिसमें धारा ज्यादा उसमें ज्यादा, टर्न के बीच गैप ज्यादा तो फिर इंडक्टेंस कम। इसीलिए मैं कहता हूं कि अब आपको थोड़ा ध्यान करना है और एक्टिवेट हो जाओ। अब खुद जो सही है उसी को सही करो, गलत को नहीं। आंसर की में भले कुछ दे रखा हो, गलतियां उनसे भी तो हो जाती है। अगला सवाल, ये वो फॉर्मूला है, मैं फिर बोल चुका हूं। इसमें से भी दो क्वेश्चन बनेंगे, एक में ये न्यूमेरिकल पूछेंगे और दूसरे में आपको फॉर्मूला पूछेंगे। तो कैपेसिटर में Q बराबर CV होता है, तो इसमें तीन फॉर्मूले बना लो फिर। C बराबर Q अपॉन V और V बराबर Q अपॉन C। आपसे ये वाला है ना याद रखो, एक सवाल भी पूछा जाता है, मैं वो वैल्यू भी बता देता हूं। उसने ये कहा कि 0.5 कूलाम का आवेश एकत्रित करता है 35 वोल्ट पर, तो इसकी धारिता कितनी होगी? कमेंट करके ये भी आप जरूर बताना। आज मैं आपको बड़ी टास्क दूंगा, वीडियो छोड़ करके नहीं जाएंगे। साथ में मुझे ये लगता रहे ना पता कि कौन कहां तक देख रहा है, इतनी दूर कोई वीडियो को देख भी रहा है कि नहीं देख रहा है। आइए अगले सवाल पर। ये कौन सा हैमर आपको दिखाया गया है? देखो, ऐसे फटा हुआ जबड़ा हो ना, मुंह मुंह जिसका खुला हुआ, आगे दो लाइन हो जिस पर, इसको बोलते हैं क्ला हैमर। ये एक अपने है ना टूल और आता है फर्स्ट ईयर में, उसे पिंसर बोलते हैं। तो ये पिंसर के समान ही होता है। दोनों का काम है लकड़ी से तीखी नुकीली कीले निकालना, वुड वर्किंग के काम आता है। लेकिन फिर भी ये ड्राइंग साइड में भी क्वेश्चन आ जाएगा, तो बॉल पिन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर, मेलेट और क्ला हैमर, इन सब के डायग्राम अच्छे से पढ़ करके तैयार रखो। ठीक, अगला सवाल, रेडियो रिसीवर में फेराइट कोर का इस्तेमाल क्यों करते हैं हम? मतलब फेराइट कोर जो होती है ना, ये लोहे कोर का भी ऊपरी रूप होता है। ठीक है, इतनी अच्छी या उत्तम कोर मानते हैं कि कोर लॉस सबसे कम होगा। कोर लॉस का दूसरा नाम कांस्टेंट लॉस है। कांस्टेंट लॉस को ही फिक्स लॉस बोलते हैं। इसी का दूसरा नाम मैग्नेटिक लॉस है। लोहे हानियां, यानी लोहे हानियां कम से कम होगी। रिड्यूस द कांस्टेंट लॉसेज, नियत हानियों को कम करना। कांस्टेंट लॉस बोल दो या फिक्स लॉस बोल दो, एक ही बात है। इसको चुंबकीय हानि भी कहा जाता है, इसको कोर हानियां भी कहा जाता है। हम इसे लोहे हानियां बोलते हैं। स्ट्रेसिस हानि और एडी करंट हानि दो इसके प्रकार है। ये बड़ा टॉपिक है, अब यहाँ अगर मैं एक्सप्लेन करने लग जाऊं तो एक टॉपिक पर मैं 20 मिनट बोल सकता हूँ, पर अब हमें जरूरत नहीं है। थोड़ा समय का अभाव भी है आपके लिए, क्योंकि आपको पेपर में पास भी होना है। ये जितने क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ एक एक आपको पढ़ना है और समझना है, नहीं तो पार नहीं पड़ेगी। 2024 में इतने टफ पेपर आए हैं, समझ लो आप क्या होने वाला है इस बार आपका। अगला सवाल,
वायरिंग में पाइप जंपर का क्या इस्तेमाल करते हैं? पाइप जंपर नाम से ही पता लग रहा है दीवार पे जो केसिंग केपिंग वो सॉरी कंड्यूट पाइप जब काम में लेते हैं तो उस पाइप को होल्ड करने के लिए, नट बोल्ट उसके टाइट करने के लिए होता है। टू मेक थ्रो होल्स ऑन दी वॉल, ठीक है ना, दीवार पर होल बनाने के लिए हम लोग काम में लेते हैं जो पाइप जंपर होता है, वो वायरिंग में काम में लेंगे। राउल प्लग टूल लेते थे पहले अपन, आजकल ये लेने लग गए। कॉपर फ्यूज तार पर टिन की कोटिंग क्यों की जाती है? ये तांबे के ऑक्सीकरण को रोकता है। केवल इसमें नहीं होता, मैंने अभी जो कल आपके लिए एक 25 क्वेश्चन की क्लास करवाई थी उसमें मैंने बताया था, इसको हम लोग टिनिंग प्रक्रिया बोलते हैं। आपने नाम सुना होगा, जो घरेलू उपकरणों में हमारा गीजर होता है उसकी आंतरिक टंकी जो होती है ना, वो टिन आलेपित तांबे की होती है। क्यों? ताकि उसमें कोरोजन ना लगे, संक्षारण ना हो। प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर वायर, तांबे की तार का ऑक्सीकरण रोकने के लिए। ठीक है, क्या रोकता है? ऑक्सीकरण को रोकता है ये। अगला सवाल भाई, इस फॉर्म फैक्टर वाले को तो पढ़ लो, इसमें 2-3 क्वेश्चन बनेंगे और ये तो मैंने आपको अगेन एंड अगेन पहले भी बहुत बार बताए भी थे, तो सबको इस क्वेश्चन को तो याद रखना ही है। देखो, फॉर्म फैक्टर के लिए फॉर्मूला पूछेगा आपसे। फॉर्म फैक्टर में 2-3 तरीके से याद रखो। एक तो इफेक्टिव वैल्यू और एवरेज वैल्यू दिया है। दूसरा ऑप्शन, इफेक्टिव वैल्यू आरएमएस को ही बोलते हैं, तो आरएमएस मान और एवरेज वैल्यू, ये ऑप्शन बनेगा। अब एवरेज को हिंदी में औसत या माध्य बोलते हैं, तो माध्य को इंग्लिश में मीन वैल्यू बोलते हैं, इसलिए आरएमएस बटे मीन ये भी लिख सकता है। ठीक है ना। साइन वेव एसी में इसका मान कितना है वो भी याद रखो। साइन वेव एसी में फॉर्म फैक्टर का मान 1.11। स्क्वायर वेव, वर्गाकार वेव में इकाई, त्रिभुजाकार वेव में 1.15। इन सबको याद रखो। ये पूछ सकता है आपसे, या तो परिभाषा पूछेगा या फिर उल्टा आएगा। प्रभावी मान और औसत मान का अनुपात क्या कहलाता है? उत्तर कर देना फॉर्म फैक्टर। हिंदी में रूप गुणक, आकृति गुणक, आकृति घटक, रूप घटक, कुछ भी लिख दे, क्योंकि फॉर्म का मतलब रूप या आकृति होता है, फैक्टर का गुणक या घटक होता है। याद करना पड़ेगा। पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि आप इसको अच्छे से याद करो। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। लेड एसिड सेल में इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है? मैं प्रतीक लिख रहा हूं, साथ में आप उत्तर पढ़ लेना। H2SO4। कौन सा गुरुजी? तनु गंधक का अम्ल। सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH होता है, किस में होता है? एल्कलाइन सेल, क्षारीय सेल में। सिल्वर ऑक्साइड सेल में, मरकरी ऑक्साइड सेल में। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl किस में होता है? शुष्क सेल में, लेक्लांची सेल में। देखो, राइटिंग जल्दबाजी में ऐसी लिख रहा हूं, लेकिन जो बोल रहा हूं उसको भी जरूर सुनना। पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करना। और कौन है जो यहाँ तक भी क्लास को देखे जा रहा है? बहुत बढ़िया बात है, कुछ नहीं छोड़ेगा वो। अगर इतना पढ़ लेंगे तो कामयाब भी हो जाएंगे। सवाल देखो, हाई प्रेशर मेटल हैलाइड लैंप की बाहरी ट्यूब बोरोसिलिकेट की बनती है। देखो, हमारे जो भी लैंप होते हैं ना, वो सारे के सारा अल्ट्रावायलेट लाइट देते हैं, पराबैंगनी किरणें, जिसको हम देख ही नहीं सकते। तो इस पराबैंगनी किरणों को विजुअल लाइट में, दृश्य किरणों में बदलने के लिए हम इस तरह की कोटिंग लगाते हैं हमेशा। ट्यूबलाइट में भी कोटिंग होती है, सोडियम वेपर लैंप में भी कोटिंग होती है। लैंप से पराबैंगनी विकिरणों को कम करना, अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है उन सबको कम करने के लिए हम लगाते हैं। और अगला सवाल, इंसुलेशन प्रतिरोध की इकाई क्या है? कितना आसान क्वेश्चन पूछा है। अब की बार हिंदी में इंसुलेशन प्रतिरोध नहीं देगा वो आपको। इंसुलेशन को हिंदी में रोदन बोलते हैं, तो रोदन लिखेगा। अगर रोदन नहीं लिखा तो इंसुलेशन को कुचालक भी बोलते हैं, इसलिए कुचालक प्रतिरोध की इकाई क्या है ये भी लिख देगा। मेगा ओम होता है। और कंफ्यूज करने के लिए प्रतीक लिख कर दे सकता है, तो ये मेगा ओम का प्रतीक होता है। इंसुलेशन प्रतिरोध मापा किससे जाता है? मेगर से मापा जाता है। गुरुजी याद रह जाएगा क्या? इतने सारे ज्यादा तो नहीं बोल दिया? नहीं, ये वो चीजें हैं जो एक क्वेश्चन से संबंधित है और आपको याद होनी चाहिए, नहीं तो पीछे रह जाएंगे। पता लगा एग्जामिनर ने मेगा ओम की जगह एम ओम लिख दिया, आप घबरा बैठे, गुरुजी अब क्या करूं? कुछ नहीं करना। अगला सवाल, चल कुंडली मीटर में एक समान पैमाना क्यों? PMMC मीटर, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल मीटर, इसका पैमाना यूनिफॉर्म होता है,
इसलिए होता है क्योंकि विक्षेपक टॉर्क धारा के समानुपाती है। दूसरा मीटर कौन सा है? मूविंग आयरन मीटर। मूविंग आयरन का पैमाना गैर रेखिक होता है, अरैखिक होता है, क्योंकि इसका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। दोनों पढ़ो, दोनों याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन, मतलब ये चीजें तो अगर मुझे, मैं कह रहा हूँ, पढ़ाने के लिए मौका मिले ना तो। आइए अगले सवाल पर। खैर, एसी आपूर्ति प्रणाली में न्यूट्रल चालक का काम क्या है? न्यूट्रल क्या करता है? ये फेज है ना, और स्विच के थ्रू गया, लैंप के माध्यम से होकर न्यूट्रल के पास वापस आ गया। तो न्यूट्रल रिटर्न पाथ प्रोवाइड करवाता है, क्योंकि अगर क्लोज सर्किट परिपथ बंद और पूर्ण नहीं होगा तो इक्विपमेंट काम नहीं करेगा। फेज लेकर गया, वापस कौन लाएगा? तो न्यूट्रल वापस लाने के लिए लगता है, क्योंकि फेज के पास एनर्जी है, न्यूट्रल के पास कोई एनर्जी नहीं है, ये पोटेंशियल फ्री होता है, इसके पास विभव शून्य होता है। ये लैंप है, इसके दोनों सिरों पर विभव में अंतर है, तभी तो इसके बीच धारा चल रही है, विभवांतर है। इधर विभव है, इधर विभव 0 है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 38 क्वेश्चन थ्योरी वाले जो अपने कंप्लीट है, जो अपन देख रहे थे। ठीक है, तो देखो अब वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस शुरू होती है, और इसके आएंगे अपने 6 क्वेश्चन, फिर आएंगे 6 क्वेश्चन इंजीनियरिंग ड्राइंग के, और उसके बाद में आएगा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। तो ये तो मैं फटाफट करवा देता हूं आपको, नॉर्मल क्वेश्चन है इसमें। सवाल देखो क्या करे। आयत का परिमाण क्या होगा जिसकी लंबाई और चौड़ाई 20 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर है? आयत का परिमाण, परिमाण को बोलते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब होता है पूरा, यहां से लेकर यहां तक, यहां तक, यहां तक और यहां तक। आयत इंग्लिश में रेक्टेंगल कहलाता है, और इसकी आमने सामने की भुजाएं जो है वो बराबर होती है। तो इसका परिमाप ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई प्लस चौड़ाई, और उसको जोड़ करके 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 20 प्लस 18, और इन सबको जोड़ करके 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 20 और 18 को जोड़ा तो 38, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 76। बी उत्तर आपका यहाँ सही हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम आपको है नहीं। वर्ग की भुजा ज्ञात करनी है, जिसका क्षेत्रफल 625 mm स्क्वायर है। दरअसल वर्ग का एरिया ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूला है ना, वो भुजा की स्क्वायर होता है। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? भुजा ज्ञात करनी है, स्क्वायर हटा करके यहाँ अंडरूट लग जाएगा। यानी अगर वर्ग में आपको भुजा ज्ञात करनी है, मतलब साइड ज्ञात करनी है एक तरह से, तो आपको क्या करना है? एरिया जो 625 mm दिया हुआ है उसका अंडरूट निकालना है। तो 625 जो है ये 25 का स्क्वायर होता है, यानी इसका स्क्वायर रूट अगर हम निकालेंगे 625 का तो वो आएगा 25। सिंपल सा क्वेश्चन है, और मुझे लगता है इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को है नहीं। क्या करें? 0.000659 डेसिमल भिन्न को साधारण भिन्न में बदलिए। जब हमें साधारण भिन्न में बदलना हो तो हम अंकों को लिख करके उसमें 10, 100, 1000, 10,000 या 1 लाख का भाग देते हैं। भाग देने के लिए आपको देखो पॉइंट कहाँ है, और उसके बाद में जितने अंक है उतने ही आपको जीरो लगाने होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसका मतलब आपको यहां नीचे 6 जीरो लगा देनी है, इतना सा है। यानी अगर ये 0.65 दे दे अब की बार आपको, तो क्या करना होगा? 65/100, 2 जीरो लगानी है ना, 1 और 1 2। ठीक है, तो इस तरह का एक नॉर्मल सवाल जो है आपसे पूछा जा सकता है। अगला सवाल, किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या बोलते हैं? यानी द्रव्यमान बटा आयतन। प्रति इकाई आयतन का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं, प्रति इकाई जो होती है वो भाग वाला निशान होता है, यानी द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान और आयतन का अनुपात जो होता है इसे हम लोग घनत्व बोलते हैं। ठीक है ना, द्रव्यमान जो है आपका लगभग ग्राम में मान लीजिएगा, और आयतन जो होता है ये आपका क्यूबिक मीटर में या क्यूबिक सेंटीमीटर में होता है, मतलब क्यूब इकाई लगती है। तो जो घनत्व है आपका डेंसिटी, उसको आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपका डेंसिटी यानी घनत्व वाला ऑप्शन है, और इसके साथ आपको यहाँ जाना था। 0.01 का वर्ग क्या है? स्क्वायर करना है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? उस संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लाई करना। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, और 0 कितनी लगेगी? 1 और 1 2, 3 और 4, यानी 1 2 3। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका आंसर। वो 1 जो होता है पॉइंट में, वो साथ में आपका यहाँ पर इंक्लूडेड रहता है या काउंट रहता है। 3 मूलभूत राशियां कौन कौन सी है? दरअसल हम फंडामेंटल इकाइयां देते कैसे, मैं आपको बताऊं। हम एक बोलते हैं एमकेएस प्रणाली, दूसरी बोलते हैं सीजीएस प्रणाली, तीसरा बोलते हैं एफपीएस प्रणाली। तो दरअसल ये तीनों चीजें जो है
वो मेंशन करती किसको है? तो ये है मीटर, ये सेंटीमीटर और ये है फुट। तो दरअसल ये जो दर्शाते हैं ना हम लोग, ये लंबाई का होता है। फिर किलोग्राम, ग्राम और पौंडल ये होता है द्रव्यमान का, जिसको इंग्लिश में मास बोलते हैं। और यहाँ एस का मतलब है सेकंड, सेकंड होता है समय का। तो लंबाई, द्रव्यमान और समय ये तीन मूलभूत राशियां होती है। कहने का मतलब क्या होता है, एमकेएस प्रणाली का मतलब क्या होता है फिर यहाँ पर? एमकेएस प्रणाली का मतलब होता है कि अगर हम लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में लेते हैं, तब बल किस इकाई में होगा? तो बल उस समय न्यूटन इकाई में होगा। जैसे सीजीएस में बल की इकाई तो डाइन, ऐसे अपन से सवाल पूछे जाते हैं और यही आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना? तो याद रह जाएगा क्वेश्चन आपको। और ये आपके 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब इंजीनियरिंग ड्राइंग शुरू होती है। इंजीनियरिंग ड्राइंग कहता है कि आपको सामग्री के पारंपरिक प्रतीक का पता लगाना है। देखो भाई, ये बनेंगे आपके अलग अलग डायग्राम, 3-4 तरह के। इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देख लो, बाकी मैं आपको सारे ही दिखा देता हूँ। ये लकड़ी का है। पानी का जब आ जाए तो ऐसे तैरता हुआ समुद्र सा दिखाएगा, और ग्लास का जब आ जाए ना तो ऐसे आपको नुकीले टुकड़े से दिखाएंगे। तीनों याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों। अब किस्मत ने साथ दिया तो इन तीनों में से आपके एग्जाम में कोई एक जरूर होगा इस बार, वर्ष 2025 के एग्जाम में। दिए गए प्रिज्म का नाम क्या है? इनमें से आएगा हेक्सागोन, और उनमें से यानी षटकोण और वो जितने भी बनते हैं, तो ये आपका हेक्सागोनल प्रिज्म ही है। हेक्सागोनल मतलब जिसके देखने में पृष्ठ 6 होते हो। तो ये देखो, ये रहा 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है। ऑक्टागोन भी आ सकता है जिसके 8 पॉइंट या पार्ट्स हो। ठीक है। तो इनको थोड़ा ध्यान रखना है। ये हम बता इसलिए रहे कि ये चीजें रिपीट हो सकती है, लेकिन आपको साथ में इनको ध्यान में जरूर रखना होगा। चीजें या कंसेप्ट अगर पढ़ेंगे तो वहीं से ही काम आएगा। ये आपका एक तरह से सेट वो ट्राई स्क्वायर हो गया है ना। पूछ रहा है कि ये क्या चीज है, तो ट्राई स्क्वायर है। ट्राई स्क्वायर को हिंदी में बोलते हैं कारपेंटर का गुनिया, यानी बढ़ई का गुनिया है ये एक तरह से, क्योंकि लकड़ी वाला ट्राई स्क्वायर है ये जो होता है ना, ये लकड़ी का प्रतीक होता है। अपने स्टील रूल वाला भी आता है ट्राई स्क्वायर, इलेक्ट्रिकल में वो भी आता है। ट्राई स्क्वायर का यूज क्या है? तो ट्राई स्क्वायर का यूज होता है पैरेललीकरण की जांच, 90 डिग्री की जांच करने के लिए काम में लेता है, या तलों के समांतर की जांच करता है ये, कि प्रॉपर जो है वो पैरेलल वहां पर है कि नहीं है, सरफेस में कहीं पर कोई एंगल तो नहीं बन रहा है। ठीक है ना। और स्टील रूल आ सकता है इस बार, आप स्टील रूल को भी थोड़ा और पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में कह रहे हैं कि त्रिभुज का नाम बताइए। ये मुझे लगता है बेसिक साइंस आपकी आएगी जो आपको अच्छे से याद हो। तो देखो यहाँ पर ये जो एंगल दिखाया है ये कितने का है? 90 डिग्री का है ना। ये कर्ण भुजा हो गई, ये लंब भुजा है, ये आधार भुजा है। तो 90 डिग्री का जब कोण हो तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? राइट एंगल। राइट एंगल का होता है 90 डिग्री को समकोण बोलते हैं, है ना। तो ये आपका क्या चीज है? समकोण त्रिभुज है। मतलब ये आपके जो 12 क्वेश्चन आते हैं ना, ये कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन होते हैं। थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे सवाल सही हो जाएगा। इस बच्चे का अभी तक मैंने देखा है एक भी गलत नहीं हुआ। तो ये 12 क्वेश्चन है, और करने कितने हैं टोटल? थ्योरी में 17 क्वेश्चन। अगर ये जो 50 आते हैं, 38 + 6 + 6, इनमें से 17 क्वेश्चन करते ही पास हो जाओगे, तो ये 12 तो यही आ रहे हैं फोकट में। तो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, पास होना इतना मुश्किल नहीं है, आप टेंशन ना लें। उपकरण को पहचानिए। फिर आपको एक टूल और दिखाए, तो ये आपका बॉल पिन हैमर हो गया। मैंने थोड़ी देर पहले किसका बताया था आपको? क्ला हैमर का बताया था, उसका याद रखना। मेलेट का पूछा जा सकता है, उसको थोड़ा और अच्छे से पढ़ लेना। बॉल पिन, क्रॉस पिन, जितने भी हैमर है। अब देखो हुआ क्या है, थ्योरी की साइड क्वेश्चन दे दिया, क्लो हैमर का पूछ लिया, यहाँ पर बॉल पिन हैमर का दे दिया। चीज वही है जो पढ़कर आए थे, और दोनों सब्जेक्ट में काम आ गई। हम जनरली ड्राइंग को लेकर टेंशन में रहते हैं कि गुरुजी ड्राइंग बता दो। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि जी आप तो कैलकुलेशन का कुछ करवा दो, ड्राइंग के कुछ करा दो। अरे भाई, थ्योरी के 38 आते हैं, 38 में से 17 कर लोगे तो इनकी जरूरत ही नहीं है। इनमें आपको अलग से पास मार्क नहीं लेकर आना। ये थ्योरी के साथ में ये जो 50 का सेट है आपका, आपको उस 50 में से 17 करने हैं, यानी 34 नंबर लाने हैं आपको। 33 नंबर लाने, वैसे 34 तभी आता है। और ये फिर क्या दे दिया आपको, क्या कह रहा है? दिए गए सामग्री के पारंपरिक प्रतीक का पता लगाएं। तो ये देखो, ये रहा, ये पानी वाला ये है। अभी जो अपन बात कर रहे थे ना, ये पानी का है प्रतीक। तो याद रख लो। ठीक है ना। ग्लास, पानी, लकड़ी और ठोस, इन चारों का पढ़ लो। इन्हीं चारों में से आपके आ जाएगा। तो भाई 50 क्वेश्चन का सेट कंप्लीट हो चुका है।
अब हम शुरू कर रहे हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। आई होप कि आप मेरा साथ देंगे वीडियो को लाइक करके और हमारा भी हौसला बढ़ाएंगे, क्योंकि अब जो हमें पढ़ने हैं ना, ये है टोटल 25 क्वेश्चन और यहाँ फिर हमें कंसेप्ट लगानी होगी, यहाँ फिर थोड़ी मेहनत लगेगी। अभी जो 12 क्वेश्चन पढ़े उनमें कोई खास नहीं था। शुरू हो जाओ। सबसे पहला, विंडो में बनाए गए नए फोल्डर का बाय डिफॉल्ट नाम क्या आता है? आप कंप्यूटर में न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे ना, तो बाय डिफॉल्ट उसका नाम न्यू फोल्डर लिखा हुआ आता है। बाद में आप रीनेम कर सकते हैं, इसके लिए F2 दबाना होता है ना। और फिर आपको जो चाहिए वो नामकरण आप उसमें सेट कर सकते हैं, वो नाम सेट हो जाएगा। लेकिन बाय डिफॉल्ट उसमें क्या लिखा हुआ आता है? न्यू फोल्डर। न्यू मत कर देना, ये इस बच्चे का भी सही है, देखो, है ना, ये टैलेंटेड ही है, ऐसी बात नहीं है। इस बच्चे की जो आंसर की आप देख रहे हैं, इसने जितना पढ़ा हुआ है वो सारा पेपर में आया और वैसे ही किया है। अब एग्जामिनर ही गलत मान बैठा तो वो एक अलग बात थी। भाई आंसर की में कुछ और माना, आपके पेपर में कुछ और मान रहे। सवाल देखो, क्रिया का सही काल चुने। इंग्लिश का शब्द है, क्या कह रहा है? चूज द करेक्ट टेंस ऑफ वर्ब। वर्ब का सही टेंस पहचान करना है। म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड, जब मैं बच्चा था तब गाने सुने थे मैंने। तब मैंने गाने सुने थे, क्योंकि ये पास्ट की बात कर रहा है। तो पास्ट में एक तो हैड आ जाएगा और वर्ब की आपकी सेकंड फॉर्म आ जाएगी, थर्ड फॉर्म आ जाएगी, तो हैड लर्नड आ जाएगा। ठीक है ना। एम लर्निंग, ये तो वर्तमान है, प्रेजेंट का है कि अब मैं गाने सुन रहा हूं। विल लर्न, ये फ्यूचर है, भविष्य में सीखूंगा। ठीक है ना। तो कंफ्यूजन अगर होनी थी तो यहां होनी चाहिए थी ना, ये इस बच्चे का गलत है, अभी तारीफ की और गलत हो गया। हैड लर्न आएगा जब आपके उसकी बात हो रही हो पास्ट की। ठीक है, 2 क्वेश्चन सही हो इसके हो गए ना, पहला करवा दिया। हाँ, दूसरा, तीसरा देखो, स्मार्ट का पूरा नाम पूछ रहा है भाई, बढ़िया तरीके से लिख दो। सॉरी, पूरा नाम नहीं पूछ रहा, सिर्फ एक ही पूछा है कि एम का क्या मतलब है। तो आप पूरा ध्यान रखो भाई, अगर आपके मान लीजिए कि पेपर में पूरा आ जाता है तो, है ना, तो जो आपका स्मार्ट है, मैं एक एक करके आपको पूरा ही बता देता हूं, आप में से किस किस को याद है पता नहीं। 5 नाम याद रखने पड़ेंगे। एस का मतलब है स्पेसिफिक, स्पेसिफिक यानी हिंदी में बोलते हैं विशिष्ट। एम का मतलब है मेजरेबल, जो चीज मेजर की जा सकती हो, जिसका आंकलन किया जा सकता हो, मापन किया जा सकता हो। ए का मतलब है अचीवेबल, जिसको पाया जा सकता हो, अचीव किया जा सकता हो। ठीक है ना। और उसके बाद में आर का है रिलेवेंट, है ना। रिलेवेंट मतलब कहते हैं ना कि मतलब यार ठीक ठाक हो, हमारे मतलब लायक की बोलते हैं ना, यार ये चीज मेरे लायक नहीं है। तो रिलेवेंट का मतलब है हमारे लायक वो कोई चीज हो। और टी का मतलब है टाइम बाउंडेशन या टाइम मैनेजमेंट। ठीक है। तो ये है स्मार्ट बंदा, कहते हैं ना कि यार वो बहुत स्मार्ट है, मानते हो ना, ये असली स्मार्ट का मतलब ये है। तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि एग्जामिनर के दिमाग में कुछ घूम गया और इस बार एस का मतलब पूछ बैठा, तो एम का तो पूछ ही लिया, अब की बार ए आर टी किसी का भी पूछ लेगा भाई, उसका क्या भरोसा है। बताओ समझ में आया क्या? ठीक, अगर आ गया तो लाइक कर दो भाई, बिना लाइक किए तो मैं आपको आगे नहीं बढ़ने दूंगा। मैंने की है मेहनत, आपका चाहिए उस पर एक सपोर्ट। सब्सक्राइब आपको करना ही है। क्लास शेयर करो प्लीज, आप अपने फ्रेंड के साथ इस क्लास को पहुंचाइए। जब शेयर करेंगे तो ही उन बच्चों तक ये क्लास जाएगी, नहीं तो कंपटीशन एग्जाम वालों के आगे जाती है जो भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि हम साल में लगभग 8 महीने उनको पढ़ाते हैं, 4 महीने आपको टाइम देते हैं। सवाल पर आइए, चर्चा शिष्टाचार में डोंट क्या है? वो कहता है कि जब हम डिस्कशन करते हैं ना, उस समय डज और डोंट, डू और डोंट, दो चीजें होती है कि करें और ना करें, मतलब आपको ये ध्यान रखना होता है। तो जब भी चर्चा करें तो सिंपल सी बात है भाई, अनावश्यक बहस ना करें। फालतू के आर्ग्यूमेंट क्यों करने हैं किसी से, जितनी जरूरत है उतनी बात करो। करना क्या चाहिए? ओपन माइंडेड, दिमाग एकदम खुला रखना चाहिए कि सामने वाला क्या बोल रहा है। लिसन टू अदर, दूसरों को सुने आराम से, ऐसे नहीं कि अपनी बके जा रहे हैं, कुछ सुनना ही नहीं है सामने वाले का। और यूज मॉडरेट, मध्यम स्वर का उपयोग करें, ये भी सही है भाई। टोन अपनी नॉर्मल रखो, ऐसे भी नहीं कि बिल्कुल दुबले पतल मतलब दबे वाले बात है, हाँ जी जी जो आप कहेंगे वो कर लूंगा, नहीं, जो नॉर्मल एक बात होती है। तो डू और डोंट इसे बोला जाता है।
क्या नहीं करें? अनावश्यक बहस नहीं करें, ज्यादा नहीं बोलें, ठीक है ना? तो ऐसे करके ही इसमें है। अब की बार डू का दे देगा कि क्या करना चाहिए। अगला सवाल, इनमें से कौन एक ऑनलाइन भुगतान का माध्यम नहीं है? ये तो मोबाइल सभी चलाते हो तो याद होगा ही। दोस्त से आधी रात को मांगते भी होंगे कि यार जल्दी से फटाफट पैसे भेजना, क्या हो गया? बोले यहाँ खड़ा हूँ, ये पैसे चाहिए थे। तो वो क्या करता है? बोले ठीक है गूगल पे कर दूं, कर नहीं नहीं मेरे पास तो फोन पे है, ठीक है। बैंकिंग एप्लीकेशन जैसे एसबीआई का अपना योनो है, ऐसे ही हर एक बैंक वालों का अपना अपना एप्लीकेशन होता है। भीम यूपीआई ये यूनिवर्सल है, ही सबका चलता है। इंस्टाग्राम नहीं है। इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक है, ट्विटर है, तो ये सब क्या है? सोशल मीडिया के प्रकार है। क्या चीज है? सोशल मीडिया के प्रकार है, जहां आप रील देख सकते हो, थोड़ा बहुत इंटरटेनमेंट कर सकते हो। अभी मत करना इंटरटेनमेंट, क्योंकि एग्जाम नजदीक है, आपका इंटरटेनमेंट हो जाएगा। अब थोड़े दिन आराम से पढ़ लो, वैसे देखा करो, कोई बात नहीं, माइंड फ्रेश कर लिया करो, है ना? हंसने वाला कोई कॉमेडी वाला थोड़ी देर के लिए, जिससे क्या चीजें क्लियर हो जाए, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। और अब नहीं देखना, अभी एक बार एग्जाम की तैयारी करो। नेक्स्ट देखो, सक्रिय आवाज में कौन क्या है, ये समझ नहीं आएगा, इंग्लिश पढ़ो। एक्टिव वॉइस, तो इंग्लिश में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दो होते हैं ना, बड़ा सिंपल बताता हूँ, ध्यान से सुनना। पैसिव वॉइस में वाक्य खत्म होते समय बाय लगेगा, बाय का मतलब होता है के द्वारा। एक्टिव वॉइस का मतलब होता है सब्जेक्ट मेन रोल अदा करता है, यानी काम उसने किया, ये होता है। और पैसिव वॉइस होता है कि काम उसके द्वारा किया गया, ठीक, काम उसके द्वारा किया गया। तो जिसमें भी बाय लग जाए वो सारे के सारे क्या है? पैसिव वॉइस है, बाकी सभी एक्टिव वॉइस है। पहचान करने का सबसे बढ़िया तरीका यही है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, याद रखना है, सबसे बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है ना? जैसे यहां देखो, राम हैज पास्ड द एग्जाम, तो ये एक्टिव वॉइस है। एग्जाम पास्ड बाय द राम, एग्जाम पास्ड बाय द राम, ये है आपका पैसिव वॉइस। जितने भी है देखो, द बाल वाज केट बाय हिम, कोट बाय हिम, उसके द्वारा बाल जो है वो पकड़ी गई, ठीक है। वी वर ड्राइवन होम बाय डैड, ठीक है, मतलब पिताजी के द्वारा हम घर पहुंचाए गए। खैर अगले सवाल पर आइए, क्या पूछ रहा है? हार्ड स्किल, कठिन कौशल इनमें से क्या है? नॉर्मल चीजें पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। 60 WPM टाइपिंग स्पीड, मतलब 60 वर्ड पर मिनट। टाइप करना बहुत मुश्किल है, आसान होता नहीं है। इंग्लिश में 30 से 1 की होती है, हिंदी में 20 से 25 की स्पीड होती है, तो वो बहुत अच्छी मानी जाती है। स्पोकन इंग्लिश बोलना सीख ही जाता है आदमी, अगर इन्वायरमेंट ही सही हो तो इंग्लिश वैसे ही समझ में आ जाती है ना, जहाँ अपन रहते हैं वहाँ की लोकल भाषा वैसे सीख जाते हैं ना, तो वो बोलचाल की भाषा ही होती है। क्विक लर्नर, त्वरित शिक्षार्थी, ये भी हो जाता है। और टाइम मैनेजमेंट करना भी कोई बड़ी मुश्किल चीज नहीं है, लेकिन ये टाइपिंग स्पीड वाला ही है, तो इसी ऑप्शन के साथ हमें जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब इनमें ना थोड़ा एक चीज और ध्यान रखना, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल हिंदी इंग्लिश दोनों में वो देने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन गलती बहुत होती है। अब इस क्वेश्चन का हिंदी और इंग्लिश पढ़ो, दोनों ही एक दूसरे के विरोधाभासी है, और जब दोनों में गलतियां हो तो आपको ध्यान रखना है, इंग्लिश वाला सही माना जाता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पीपुल फ्रॉम ऑल रिलीजियस और नो रिलीजियस, अब यहां रुक रहा है, कोमा है एक तरह से, आर ट्रीटेड इक्वली मीन्स, यानी लोग किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, चाहे वो किसी भी धर्म से बिलोंग नहीं करते हो, सब एक जैसे ट्रीट किए जाते हैं, सबको एक समान रखा जाता है, तो उसे सेकुलर कंट्री कहा जाता है, धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है उसे। जैसे अपना भारत है ना, जैसे अपना भारत है, तो भारत क्या है? एक लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष देश है। लेकिन अभी यहाँ हिंदी पढ़ो, सभी धर्मों या किसी भी धर्म को लोगों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? और टाइपिंग यहाँ आंसर इन्होंने खुद ने भी कर दी। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों का थोड़ा ध्यान रखना, और कोशिश करना कि आप इंग्लिश को पढ़ सको, बहुत बढ़िया तरीके से याद रह जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो, विच वन इज नॉट एन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक टू अचीव सक्सेस, सफलता प्राप्त करने के लिए कौन सा आवश्यक लक्षण नहीं है? देखो, सफलता प्राप्त करने के लिए कमिटमेंट होना तो बहुत जरूरी है भी, आपको एक मतलब खुद को एक कमिटमेंट करनी पड़ेगी ना कि मुझे ये करना है, या मुझे ये जो मैं ये करूंगा।
कॉन्फिडेंस होना जरूरी है, इंटीग्रिटी होना जरूरी है ना। अनएथिकल वर्क जो है ना, ये करने की जरूरत नहीं है। अनएथिकल मतलब जो जरूरत नहीं है वो काम आप फालतू में करे जा रहे हैं जिसकी अपन को जरूरत नहीं है। ठीक, अब आ जाओ कंप्यूटर की मेमोरी में। वो पूछ रहा है कि रोम का पूरा नाम क्या है। तो एक होता है रैम और एक होता है रोम। आई होप कि आपको दोनों के ही पूरे नाम याद होंगे। ये होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये होता है रीड ओनली मेमोरी। तो रीड ओनली मेमोरी का मतलब होता है हम उसमें पढ़ सकते हैं बहुत ज्यादा या कुछ हद तक हम लोग उसमें एडिट नहीं कर सकते हैं, वो रोम कहलाता है। और रैंडम एक्सेस जो भी है अपन काम में लेते हैं रिसेंटली, अभी जैसे आप मोबाइल में यूट्यूब चला रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये आपका रैम का ही इस्तेमाल हो रहा है। किसी विशेष कार्य के लिए समर्पण को ही क्या बोलते हैं, कमिटमेंट, उसी को ही तो बोलते हैं। किसी काम के लिए आपका डेडिकेशन जो है ना, उसको आपका कमिटमेंट बोला जाता है, समर्पण जो होता है वो। और अगला सवाल क्या कह रहा है, एक्सेल में किसी रो और कॉलम के इंटरसेक्शन, यानी ये एक्सेल का जैसे मान लीजिए ये आपका रो और ये कॉलम है, तो ये वाला पोर्शन जो है ना, इसकी बात पूछ रहा है वो अपन से। तो हम इसको क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। और जिसमें कर्सर होता है उसे एक्टिव सेल कहा जाता है, ये ध्यान रखना। सेल का एड्रेस हमेशा कैसे दिया जाता है, पहले अल्फाबेट आता है बाद में न्यूमेरिकल आता है। एड्रेस के लिए भी कैसे देते हैं, अल्फा न्यूमेरिक एड्रेस होता है, हमेशा ध्यान रखना। जैसे पहले ए आएगा और बाद में 4 आएगा, तो ये A4 उस किसी पर्टिकुलर सेल का एड्रेस हो गया, ऐसे ध्यान रखना है आपको। ये ठीक है, पहले भी कई बार आया हुआ है और आई होप कि आप कर सकेंगे। मतलब सेल का सही एड्रेस निम्नलिखित में से कौन सा है, आ जाएगा। MS ऑफिस आपके एक पूरा वो है चैप्टर मतलब, और उसमें से सवाल बनेगा ही बनेगा, तो थोड़ा अच्छे से कवर कर लेना। सवाल देखो, जिस तरह से पैसा बचाया जाता है और खर्च किया जाता है और निवेश किया जाता है, द वे मनी इज सेव्ड, स्पेंट एंड इन्वेस्टेड, माय डियर, इट इज कॉल्ड फाइनेंशियल लिटरेसी, वित्तीय साक्षरता। इसे हम फिजूल खर्ची नहीं बोल सकते। आप अंधाधुंध बिना सोचे समझे कहीं पर भी कुछ भी लगा रहे हैं, कितना ही पैसा लगा देते हैं, तो वो कहलाता है फिजूल खर्ची। और ये आपके लिए एक बड़ा इश्यू जो है वो बन सकता है ना। पैसा तो बहुत मुश्किल से कमाया जाता है ना, तो सोच समझ कर ही आपको लगाना होगा। अगला सवाल, MS पेंट में कौन सा एक्सटेंशन सपोर्ट नहीं करता। MS पेंट का मतलब है माइक्रोसॉफ्ट पेंटिंग। पेंटिंग का जो होता है, देखो मैं बताता हूँ आपको, ये PNG डॉट PNG डॉट GIF डॉट JPEG, ये सारे के सारे जो है ना फोटो या इमेज का है, तो माइक्रोसॉफ्ट पेंट में ये तो है। लेकिन डॉट DOC जो है ना, ये पूरा होता है डॉक्यूमेंट। आजकल आने लग गया है डॉट DOCX, और ये है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। तो एक्सटेंशन नाम आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सारे याद रखें। जैसे डॉट XLSX, ये एक्सेल का है। डॉट PPTX, ये आज अभी जो विंडोज 7 और 10 आते हैं ना, उनमें X लगने लग गया। विंडो 2003 जो था उसमें केवल XLS PPT DOC ये हुआ करता था। ठीक है, तो ये एक्सेल का है, ये पावर पॉइंट का है, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का है, और ये जितने भी है ये सारे के सारे फोटो के हैं। इसी तरह से आपसे MP3 और उनके बारे में भी पूछा जाएगा कि केवल ऑडियो का कौन सा है, तो डॉट MP3 डॉट AVR, ये कुछ एक आपको है ना याद रखने पड़ेंगे भाई। और अगर याद रहेंगे तो ही आबाद रहेंगे, वो कहते हैं ना कि याद है तो आबाद है, इसलिए इनको बहुत बढ़िया तरीके से आपको पढ़ना तो पड़ेगा। आइए अगले सवाल पर, क्या पूछता है, क्रिया के सही भविष्य काल के साथ रिक्त स्थान भरें। फ्यूचर की बात कर रहा है। वी टू द जू आफ्टर ब्रेकफास्ट, लंच के बाद हम चिड़ियाघर जाएंगे, मतलब विल गो। ठीक है ना, आर गोइंग अभी जा रहे हैं, वेंट जा चुके हैं, हैड गॉन कब के जा चुके हैं। ठीक है, मतलब फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है। प्रश्न पूछते समय प्रश्न पूछना सबसे अच्छा है। क्या कह रहा है, अगर आप किसी से सवाल पूछते हैं तो सबसे बेटर क्या है, सबसे बेटर है ओपन एंड क्लोज एंडेड। ठीक है ना, ओपन एंड क्लोज एंडेड का मतलब क्या है कि जो आपका क्वेश्चन है वो एक प्रॉपर तरीके से हो, पूछने का तरीका, और जो एंडेड आपका हो रहा है वो प्रॉपर क्लोज की, हाँ अब सवाल खत्म हो गया, यानी शुरुआत सही से हो
और लास्ट में ये होता है ना, कई बार पढ़ने में और बोलने में फर्क क्यों होता है? कई बार हम सवाल जब पूछते हैं ना तो आंसर आ जाता है, लेकिन पढ़ता है तो आंसर नहीं आता है, क्योंकि उसको समझ नहीं आता है। और जब हम पूछते हैं उनसे तो उनको समझ आता है, क्योंकि हम उस फ्लो में बोल रहे होते हैं, तो जहां रुकना होता है वहां रुका जाता है, क्योंकि एक कोमा का ही तो खेल है। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। कितना फर्क पड़ गया। सवाल पर आइए, एक बाइट में क्या होता है? एक बाइट में 8 बिट होता है। आपको शायद याद होगा, हमारे बाइनरी अंक होते हैं कौन, 0 और 1, तो इनको हम एक बिट बोलते हैं। जैसे 1 0 1 1, तो ये 4 बिट कहलाएगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। 4 बिट का एक निब्बल बनता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। 8 बिट से एक बाइट बनता है। 1024 बाइट अगर हो तो उससे एक किलो बाइट बनता है, ठीक है ना। 1024 किलो बाइट हो तो उससे एक मेगाबाइट बनता है, और 1024 मेगाबाइट हो तो उससे एक गीगाबाइट बनता है। ये भी थोड़ा सा याद रख लेना, एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट सवाल, एंटरप्रेन्योर को क्या कहा जाता है? एंटरप्रेन्योरशिप जो होती है ना, हिंदी में उद्यमिता कहलाती है। उद्यमिता होता है खुद का व्यवसाय करने वाला, खुद का बिजनेस करना, यानी खुद का व्यवसाय जो करता है उसे एंटरप्रेन्योर कहा जाता है। दूसरा नाम उस हिंदी में अपन उसको उद्यमी बोलते हैं। तो वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी स्वरोजगार वाले होते हैं, ठीक है। और उसके बाद में शोर, गर्मी, ठंडी, शारीरिक असहजता क्या कहलाती है? मतलब कहीं पर बहुत ज्यादा गर्मी है, कहीं पर बहुत ज्यादा ठंड है, और कहीं पर बहुत ज्यादा शोर हो रहा है, ये हमारा फिजिकल डिस्कम्फर्ट है। मतलब शारीरिक रूप से हम इन चीजों को सहन नहीं कर पा रहे, तो इसको क्या बोलेंगे? तो ये इन्वायरमेंटल बैरियर होता है। जैसे कहीं जा रहे थे मोटरसाइकिल पे, बरसात आने लग गई, तो ये पर्यावरणीय बाधा ही मान लीजिए एक तरह से, है ना। या जैसे मान लीजिए राजस्थान का एग्जांपल दूं, तो यहाँ बहुत गर्मी पड़ती है मई जून के महीने में, प्रॉब्लम होगी ना, हर कोई तो नहीं रह सकता। वही चीजें अलग अलग है ना। जैसे सर्दियों के टाइम अपन जम्मू कश्मीर की तरफ चले जाएं, हिमाचल की तरफ, तो वहां बहुत सर्दी भी है, ऐसे ही मान लो। अगला सवाल, विचार, वस्तुओं और सेवाओं के पेड फॉर्म को क्या कहते हैं? पेड फॉर्म जो होती है ना, मतलब पैसे देकर विचार और ये सारी चीजें लेना, तो इसको विज्ञापन बोला जाता है, एडवर्टीजमेंट बोला जाता है, ठीक है। क्या बोलते हैं? विज्ञापन बोलते हैं, एडवर्टीजमेंट बोलते हैं। और अगला सवाल, नौकरी या काम में, मतलब टू बी इन ए जॉब और वर्क, आप किसी काम में या जॉब में है तो उसे एम्प्लॉय बोलेंगे, क्या बोलेंगे? रोजगार बोलेंगे, है ना, कि भाई आपको रोजगार मिला हुआ है। और अगला, इनमें से कौन सा एक संयोजन नहीं है? संयोजन को इंग्लिश में कंजक्शन बोलते हैं। कंजक्शन होते हैं नॉट ओनली, बट आल्सो, इफ, ये सारे, आइदर और, नाइदर नोर, ठीक है ना। तो यहां पर देखो ओन नहीं है, ओन, इन, इनटू, अपॉन, ये सारे है प्रीपोजिशन। ये सब के सब क्या है? प्रीपोजिशन है। जबकि बट, एंड, और, ये सब के सब वो है। एसएमएस का क्या विस्तार है? शॉर्ट मैसेज सर्विस होता है एसएमएस। पुराना क्वेश्चन है, और आई थिंक आपको ये प्रॉपर तरीके से पता भी होगा। स्ट्रेस क्या है? व्हाट इज स्ट्रेस? तनाव क्या है? डिप्रेशन आता है ना, तनाव से आता है। तनाव मतलब क्या है? सारे दिन दिमाग में टेंशन रहना। जैसे आपको अभी एग्जाम की टेंशन है, टेंशन लेनी नहीं है, इसलिए नहीं लेना टेंशन की, जो हमने करवा दिया, पेपर में तो यही आना है। इन सबको पढ़ो, अच्छे से पास हो जाओगे, गारंटी हमारी है। कोई तनाव लेने की जरूरत नहीं है। फिर भी देखो तनाव क्या है? निराशा या निराशा की भावना, डिसअपॉइंटमेंट, फीलिंग, फ्रस्ट्रेशन या डिसअपॉइंटमेंट, कि मैं तो बर्बाद हो गया, मेरे पास कुछ नहीं है, लो ये मेरे साथ क्या हो गया, तो कुछ नहीं हुआ, सब सही है, मस्त रहो। और अगला क्या कहते हैं? महिलाएं मृदुभाषी और क्षमाशील होती है, ठीक है ना। वुमेन आर सॉफ्ट स्पोकन एंड फॉरगिविंग, तो ये क्या चीज है? ये हमारी लिंग रूढ़िवादिता है। मतलब रूढ़िवादिता मतलब होता है ट्रेडिशनल, कन्वेंशनल। हम सोचते आ रहे हैं कि महिलाएं ऐसी होती है, नहीं होती ऐसी भाई। अभी रिसेंटली केस देखो, वो एक अपने मध्य प्रदेश में, एमपी में, है ना, वो सोनम रघुवंशी, राजा रघुवंशी का केस हुआ, और भी बहुत सारे न जाने कितने थे, है ना। ऑलवेज ट्रू, कभी कभी हाँ ये करना चाहिए कि हाँ कभी कभी सही हो सकता है, हमेशा झूठा भी नहीं है, हमेशा सही भी नहीं है। लेकिन खैर ऑप्शन क्या है? जेंडर स्टेरियोटाइप बोलते हैं अपन इसको, कि हमारी लिंग के प्रति सोच ऐसी है कि नहीं नहीं, आदमी होता ही स्वभाव से ही ऐसा ही होता है जी। और महिलाएं बोले नहीं नहीं जी, वो तो गाय होती है ना।
खैर कोई बात नहीं, हो गए 25 क्वेश्चन मेरे दोस्त, करवा दिया है पूरा 75 क्वेश्चन का सेट। बहुत मेहनत लगी है, बदले में एक लाइक मांगूंगा। पहले तो वीडियो कंप्लीट होने के बाद ये बताना कि कौन कौन है जिसने ये वीडियो यहाँ तक लास्ट तक पूरा देखा है, कहाँ से देख रहे हो ये भी बता दो। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो करना ही है, आप भी करो सब्सक्राइब, दोस्तों से भी करवाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त, शुक्रिया।